सेमीकंडक्टर्स अभी देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स का सबसे पहला फॉर्मूला आता है एनर्जी गैप, डेल्टा एनर्जी गैप, जिसको फर्मी लेवल, फर्मी गैप जो भी बोल लो आप, उसका होता है लैम कंडक्शन बैंड का मिनिमम, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी। तो डेल्टा ई हो जाता है, डेल्टा ई गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड का मिनिमम, जैसे कि कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, वैलेंस बैंड नीचे रहता है, जिसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये गैप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मैक्सिमम माइनस इसका, सॉरी इसका मिनिमम माइनस इसका मैक्सिमम, तभी तो ये देगा आपको गैप, वही है। नाउ इतना इसके बारे में पूछा जाता है, अगर पूछ लिया तो याद रख लो। नेक्स्ट अभी डायरेक्टली आते हैं हम लोग मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस का स्क्वायर। ये पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, नंबर ऑफ होल्स कितना था, और ये दे देंगे। फिर दूसरे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल दे देंगे। ऐसा कुछ तो करके पूछ लेते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना, इसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं। अभी इसमें सबसे मेन है ये I इज इक्वल टू वी डी ए एन ई। इसको करंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी डी ए एन ई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एरिया ऑफ कंडक्टर, ये है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसमें, और ये एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये तो I को लिख सकते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू वी मतलब विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एन ई। तो आपको क्या दिख रहा है इधर, वैन दिख रहा है क्या, तो ऐसे याद रखो, I इज इक्वल टू वैन में V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A इज एरिया, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये N E डाल दो इधर। ओके, ये हो गया आपका ये। अभी अगर मैं एरिया को नीचे लेके आ जाऊँ, I बाई ए क्या होता है, J विच इज V ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू N इंटू E इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J को करंट डेंसिटी बोलते हैं, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट स्केलर ना ही वेक्टर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग और लिख सकते हैं म्यू इंटू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू इंटू ई। ये म्यू का है मोबिलिटी। अभी मुझे एक बात बताओ कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि मोबिलिटी ऑफ म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू ऑफ होल्स के बीच में, बताओ मुझे। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव, सिंपल। मोबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू मूव, कौन ज्यादा तेजी से, किसका मोबिलिटी ज्यादा रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल देखें, एक है 100 kg का मैन, एक है 50 kg का मैन, तो कौन जल्दी भाग पाएगा, ऑब्वियसली 50 जिसका मास कम है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स में मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा हो जाता है। होल्स का थोड़ा सा ज्यादा मास होता है, थोड़ा सा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये लिख सकते हैं। अभी इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो J इज इक्वल टू म्यू ई एन ई, ये हो गया। नाउ दिस इज J इज इक्वल टू म्यू एन ई इलेक्ट्रिक फील्ड, J और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब बोलेगे अरे क्या एड़ा बना रहे हो, ओम्स लॉ ये थोड़ी ना होता है, ओम्स लॉ तो ये होता है, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। बट दिस ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चीज के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर मैक्रो प्लस माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए वैलिड है। दिस इज द एक्चुअल ओम्स लॉ। इसमें ही आप आगे जाके अगर करोगे, इसमें ही खेलोगे अगर आप, तो आपको जाके मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। इससे ही ये डिराइव हुआ है, ये है बाप फॉर्मूला जिससे ये डिराइव्ड हुआ है, बच्चा फॉर्मूला छोटू सा। तो इसमें ये सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा इज कंडक्टिविटी विच इज म्यू एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू, मोबिलिटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी, ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा कंडक्टिविटी, तो 1/म्यू एन ई, ये रेजिस्टिविटी है। एक्चुअली रेजिस्टिविटी ऐसा होता है। तो इतना हो गया। नाउ
इतना ही पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, कि आपको कुछ भी दे देंगे, उन लोग पूछ सकते हैं कि इसका ये बताओ वो बताओ, करंट ये है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। बट इसका सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स में पूछने वाला पार्ट है वो लेटर है, जो कि हम लोग कॉमन एमिटर, कॉमन बेस ट्रांसमीटर जो पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स, उसमें पूछा जाता है। अभी एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर थोड़ा सा देख लो, रेक्टिफायर में ज़्यादा कुछ नहीं, रेक्टिफायर में ज़्यादा रिपल फ्रीक्वेंसी पूछते हैं एक, और एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। रेक्टिफायर में भी एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव, ओके। हाफ वेव का क्या होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, एफिशिएंसी ईटा, इट इज 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर का उसका डबल, ओके, उसका डबल हो जाता है। नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर रखूँ इधर और फुल वेव रेक्टिफायर इधर रखूँ, तो इसके कुछ कुछ है, जैसे कि इसका आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2, इसका आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाई √2, फिर इसका आई डायरेक्ट हो जाएगा आई नॉट बाई पाई, इसका आई डी सी हो जाएगा डायरेक्ट, विच इज 2 आई नॉट बाई पाई। रिपल फ्रीक्वेंसी इस केस में हो जाता है, रिपल फैक्टर इज 0.21, रिपल फैक्टर इज 0.48। रिपल फ्रीक्वेंसी इस केस में हाफ हो जाती है, इस केस में डबल हो जाती है, जैसे कि रिपल फ्रीक्वेंसी, ओके ओके, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि आपने ऐसा कुछ डाला और ये पिट, ऐसा कुछ आउटपुट है, इसको रेक्टिफायर में डाला, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ऐसे ऐसे कर देगा, एक ही टाइप के ये करेगा, ये नीचे वाला वो लेगा ही नहीं। तो क्योंकि उसमें डायोड का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि वो एक साइड मतलब जैसे ही ये साइकिल चालू हुआ वो ये था, क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बायस्ड, फिर जैसे ही नीचे गया वो रिवर्स बायस हो गया, तो काम नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, तो ये रिपल। तो इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी रिपल फ्रीक्वेंसी इस केस में एन का एन ही रहता है, हाफ नहीं होता है, एन रहता है। अगर इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी कैसे, पिक्स काउंट कर लो, इसमें कितना दिख रहा है 3, इधर कितना दिख रहा है 1 2 3। फुल वेव रेक्टिफायर है वो इस तरह से अरेंज होता है कि वो दोनों, उसमें 4 डायोड्स लगते हैं, स्ट्रक्चर अगर है आपके पास मॉडल तो देख लेना कोई भी, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे ऐसे दे देता है, रेक्टिफाई कर देता है पूरा, मतलब ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, देख रहे हो आप, AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर। तो जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू हुआ, दो रेक्टिफायर, दो डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, दो डायोड्स रिवर्स बायस होंगे, ये आउटपुट आ जाएगा। फिर जैसे ही ये आया, समझो 4 डायोड है, D1 D2 D3 D3 एंड D4। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, 1 और 3 फॉरवर्ड बायस्ड, ऐसा कंपलसरी नहीं, वो कनेक्शन पे अरेंजमेंट होता है, वो एक बार देख लो, मैं बताता हूँ ऐसा। D1 और D3 बायस्ड है, ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड है D2 D4, तो ये काम नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव के लिए ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर वापस ये आ जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो ये वापस DC में। तो DC में देख रहे हो फ्लक्चुएशन है क्या, करंट नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं है, AC में फ्लक्चुएशन है। तो रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, AC को कन्वर्ट करना DC में। तो यहाँ पे आप पिक्स देख सकते हो, रिपल फ्रीक्वेंसी, मतलब समझो इसका फ्रीक्वेंसी f था, मतलब इधर 1 सेकेंड में 3 आ रहे हैं, तो इधर कितना आ रहे हैं, 1 सेकेंड में 3 आ रहे हैं, तो रिपल फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर तो इस केस में हाफ वेव के केस में रिपल फ्रीक्वेंसी सेम है। इधर आप देखोगे तो रिपल फ्रीक्वेंसी f है, तो इधर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 देखने मिलेगा। ऐसा अगर रहेगा तो फुल वेव लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो डबल हो गया 2f। तो फुल वेव रेक्टिफायर के टाइम पे डबल हो जाता है, और इधर n का n रहता है, तो 2n लिख लो, या तो 1 या 2 लिख लो। तो ये हो गया हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। अभी ट्रांजिस्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं, जो कि कॉमन बेस है या तो कॉमन एमिटर है। अपने सिलेबस में 2 ही है, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। सबसे पहले हम लोग कॉमन बेस के बारे में जानते हैं। कुछ उससे पहले हमें ट्रांजिस्टर्स के बारे में ये पता रहना चाहिए कि एमिटर का नाम क्या है, एमिट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, उसे कलेक्ट कौन करेगा, बेस और कलेक्टर। तो एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, इतना बेसिक ये होना ही चाहिए याद, ठीक है। ये हो गया। तो कॉमन बेस जंक्शन, तो हम लोग पढ़ने वाले थे कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में सबसे पहला एक आता है, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है,
हम लोग इसको टेबल की तरह पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी, कॉमन बेस कॉमन एमिटर साथ में। ये आई ई ये आपको पता रहना चाहिए, मैं इसको मिटाता हूँ, बाद में लिख लेंगे इसको। ओके, तो आ गया हमारे पास कॉमन बेस, कॉमन बेस जंक्शन, और एक आता है कॉमन एमिटर जंक्शन। कॉमन कलेक्टर भी आता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सी बी लिख सकते हैं इसको, और इसको सी ई लिख सकते हैं, कॉमन एमिटर जंक्शन। सबसे पहले इसमें पूछ लेते हैं कि क्राइटेरियाज इधर लिख लेते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस, ओके, करंट गेन, क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन पढ़ना है, फिर डेल्टा फाई बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, डेल्टा फाई बिटवीन इनपुट आउटपुट, और इसका एप्लीकेशन थोड़ा देखना है कि किधर यूज होता है, ये जंक्शन किधर यूज होता है। तो चालू करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस इस केस में लो होता है, विच इज 1000 ओम। ये लो नहीं है बट इसके कंपैरेटिवली लो है क्योंकि इसका 750 ओम है। हाई, खाली आप हाई लो याद रखो बस। इसका आउटपुट वेरी हाई, इसका आउटपुट हाई, ठीक है। नाउ करंट गेन, करंट गेन इज, तो यहां पे हमें करंट गेन पढ़ना है। करंट गेन क्या होगा? करंट गेन, करंट गेन को फॉर कॉमन बेस हमें अल्फा से डिनोट करना है और कॉमन एमिटर के लिए हमें बीटा से डिनोट करना है। अभी सबसे पहली बात, बीटा किसके जैसा दिख रहा है? बी के जैसा, तो डिवाइड करो पहले। तो नीचे दोनों के, ऊपर दोनों के IC और IC ही है, बट क्योंकि ये बी के जैसा दिख रहा है तो मैं इधर IB लिख दूंगा और इधर मैं EIE लिख दूंगा। ओके, ये हो गया करंट गेन का फॉर्मूला। तो मैंने ये भी बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, याद कैसे रखना है। क्योंकि बीटा है, कॉमन एमिटर आ गया तो उसका करंट गेन बीटा आएगा, बीटा आ गया तो नीचे बेस आएगा। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, IC, बट डिनोमिनेटर IB और IE हो जाएगा। ओके, ऐसा भी याद रख सकते हो, कॉमन बेस की जगह पे, कॉमन बेस के टाइम पे डिनोमिनेटर में एमिटर आ जाएगा, एमिटर करंट। कॉमन एमिटर की जगह पे कॉमन एमिटर जिधर रहेगा उसका करंट गेन हो जाएगा IB। ये हो गया अल्फा। नाउ ऐसे ही रखते हैं इसको। तो अभी हम लोग ने कहा करंट गेन। अभी वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज गेन हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू IR होता है क्या? IR होता है। तो अभी हम लोग लिखते हैं वोल्टेज गेन को हम लोग AV से डिनोट कर सकते हैं। वोल्टेज गेन इज वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। ये भी करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट, ऐसा ही रहता है। तो वोल्टेज आउटपुट क्या होगा? I आउटपुट इंटू R रेजिस्टेंस। ये आउटपुट किधर? लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो लिख लो आप लोड रेजिस्टेंस, इसको अक्रॉस लोड रहेगा। तो I नॉट RL लिख दिया। फिर इनपुट रेजिस्टेंस को हम लोग I इनपुट, वेट अ मिनट, इधर IC आएगा, इधर IE आएगा और ये R इनपुट हो जाएगा। नाउ IC बाई IE क्या हो गया? IC बाई IE हो गया बीटा अल्फा इंटू R लोड अपॉन R इनपुट। ये हो गया अपना वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या हो गया? करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट। सेम इसके जैसा। अभी ये आउटपुट करंट ये क्यों आया? इसका अगर सर्किट डायग्राम देखें हम लोग तो क्या रहता है? ऐसा कुछ सर्किट रहता है ट्रांजिस्टर का, ऐसा रहता है। तो ये IE, ये IC, ये कॉमन बेस। सेम इसका भी अगर ड्रॉ करें तो इधर होता है इधर होता है E, तो इधर हो जाएगा IE। इधर होता है बेस, तो ये हो जाएगा बेस। फिर ऐसा, ये अगेन IC और ये IB, ऐसे। तो ये कुछ होता है, ये याद रख लो।
ये याद रख लो कि लोड रेजिस्टेंस अपॉन लोड आई, कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कलेक्टर करंट होता है, कलेक्टर करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी इसका वोल्टेज गेन वैसे ही लिखेंगे तो वोल्टेज गेन हो जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी आउटपुट को वैसे ही लिखोगे कलेक्टर, आई कलेक्टर अपॉन लोड रेजिस्टेंस, फिर आई इधर क्या हो जाएगा बेस करंट इनटू रेजिस्टेंस इनपुट। इधर भी आई सी बाई आई बी क्या हो गया बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई। ये हो गया करंट वोल्टेज सॉरी वोल्टेज गेन। ये हो गया वोल्टेज गेन। पावर गेन तो अभी पढ़ना है हमें। वोल्टेज गेन हो गया, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया वोल्टेज गेन। अभी पावर गेन, पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर होता है पावर क्या होता है V इंटू आई, V इंटू आई ले लो नाउ। तो पावर को V इंटू आई लिख लो। पावर गेन को हम लोग A इंटू पी डिनोट कर सकते हैं, विच इज आउटपुट पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। पावर आउटपुट को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी आउटपुट सॉरी हाँ वोल्टेज आउटपुट, आई आउटपुट क्या हो गया IC, और V इनपुट क्या हो गया V इनपुट अपॉन ये आ जाएगा I, इस केस में E, इनपुट इज एमिटर। ओके, नाउ VO बाई VI क्या है? वोल्टेज गेन को हम लोग ने क्या लिखा था? अल्फा RL RI इनटू ये लिखा था। नाउ अभी हम लोग क्या लिखेंगे? ये क्या दिख रहा है? ये हो गया करंट गेन, ये हो गया रेजिस्टेंस गेन। इसको हम लोग बाद में अज्यूम करते हैं, अभी पहले ये देख लो। VO बाई VI क्या दिख रहा है? VO बाई VI क्या दिख रहा है? वोल्टेज गेन। और IC बाई आई क्या दिख रहा है? अल्फा। तो पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। आ गया ये। इस केस में AP वैसे ही हो जाएगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, विच इज VO IC अपॉन V इनपुट IB हो जाएगा इस केस में। तो ये क्या हो गया? वोल्टेज गेन, और ये हो गया बीटा। तो पावर हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू बीटा। नाउ इसका और एक फॉर्मूला भी होता है पावर का। क्या करेंगे हम लोग? पावर का V इंटू आई के फॉर्म में देख लिया हम लोग ने, अभी आई स्क्वायर आर के फॉर्म में देख लो। आई स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे तो पावर आउटपुट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। और इसका हो जाएगा बीटा स्क्वायर लोड रेजिस्टेंस अपॉन लोड इनपुट रेजिस्टेंस। ये सब आपको दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा। अल्फा के लिए अल्फा बीटा कैसे निकालना है वो आगे पढ़ेंगे। अल्फा बीटा के लिए हमें ये यूज करना रहेगा। अल्फा दिया है बीटा, अल्फा के लिए IC IE चाहिए, बीटा के लिए IC IB चाहिए। इनके बीच में भी रिलेशनशिप देखेंगे अभी हम लोग। नाउ वोल्टेज डेल्टा फाई क्या आता है? इसमें सेम फेज रहता है, नो फेज डिफरेंस, सेम फेज में रहता है इस केस में। तो डेल्टा फाई इज 0। इसमें ऑपोजिट फेज हो जाता है, तो डेल्टा फाई इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ तो रहेगा। अभी ये इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ये, और ये है फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये हो गया। तो ये हो गया IC और IB का। अभी और एक छोटा सा चीज बाकी है, सिर्फ अपना कि अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था IE एमिटर एमिट करेगा इज इक्वल टू कलेक्टर जो गेन करेगा, और बेस जो गेन करेगा वो करंट सेम आएगा, क्योंकि करंट तो सर्किट से भाग नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए इक्वल। अभी क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को हम लोग डिवाइड कर देंगे, IC से डिवाइड कर दो इसको फुल फॉर्मूले को। तो इधर नीचे IC आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस IB अपॉन IC आ गया। नाउ अल्फा क्या होता है? IC ऊपर रखो। बीटा क्या होता है? IC ऊपर रखो। बीटा इधर है तो IB नीचे आ जाएगा, और इधर एमिटर बच जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय अल्फा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय बीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो ये आ गया अपना करंट अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप। बस ऐसे ही याद रखो कि इस फॉर्मूले को डिवाइड करो IC से,